हेलो दोस्तों। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भारत का भूगोल है। इसके बाद भारत के भूगोल में हमने क्या चर्चा की थी कि भारत का जो भौतिक विभाजन है किस प्रकार किया गया। तो हमने पहला इसका पाठ पढ़ा था कि हिमालय पर्वत प्रदेश है, इसका विभाजन किस प्रकार किया था। पहले लंबवत आधार पर था, दूसरा कौन सा था अगर हम बात करते हैं तो प्रादेशिक आधार पर था। अब इसके बाद में कौन सा पढ़ेंगे कि मैदानी भाग है। दूसरा भाग कौन सा था अपना, कौन सा था मैदानी भाग है। मैदानी भाग की अगर बात करते हैं तो यह किससे निर्मित भाग है। मैदानी भाग पहला पूछा जाता है कि मैदानी भाग किससे निर्मित भाग है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यह क्या प्राचीन टेथी सागर से निर्मित भाग है। प्राचीन टेथी सागर से निर्मित भाग है। पहला हमने क्या पढ़ा था, हिमालय पर्वत प्रदेश है वो भी नवीन वलित पर्वतमाला थी और किससे, टेथी सागर से उत्पन्न था। ये भी कौन सा, टेथी सागर से निर्मित भाग है। इसका अगर कुल क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 7.50 है। ठीक है, 7.50 किलोमीटर इसका क्या है क्षेत्रफल है। 7.50 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्या है क्षेत्रफल है। इसका मैदानी भाग के क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो कुल क्षेत्रफल कितना है, 7.50 लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं हम, मैदानी भाग है जो टेथी सागर से निर्मित भाग है और इसके वर्ग क्षेत्रफल की बात करते हैं 7.50 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसे हिमालय का वरदान कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे हिमालय का वरदान कहा जाता है। आपसे सिंपल पूछ लिया जाता है कि हिमालय का वरदान किसे कहा जाता है, तो मैदानी जो क्षेत्र है इसको हिमालय का वरदान कहा जाता है, यानी इससे यह निर्मित हुआ है। क्यों, अगर हम बात करते हैं क्योंकि इसका निर्माण जो है, इसके अगर बात करते हैं मैदानी भाग का जो निर्माण है वो किससे हुआ है। इसका क्या है निर्माण, हिमालय से जो सदाबहानी नदियाँ निकलती है उससे इसका क्या है निर्माण हुआ। नदी निकलती है, एक समय तक बहती है लेकिन बाद में विलुप्त हो जाती है। तो जो क्षेत्र होता है वहाँ मिट्टी और जो लाए गए कंकड़ पत्थर मिट्टी होती है वहाँ पर जो ये भाग है निर्माण होता है। इसलिए इसे हिमालय का वरदान कहा जाता है। क्योंकि इसे हिमालय का वरदान क्यों कहा जाता है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली सदावाहिनी, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन सी थी, सदावाहिनी। हिमालय से निकलने वाली सदावाहिनी नदियाँ अपने साथ मिट्टी या कंकड़ पत्थर लाती है, अपने साथ मिट्टी लाती है, जिससे इस मैदानी भाग का निर्माण हुआ माना जाता है। तो मोस्टली मैदानी भाग की अगर बात की जाए तो इसे किसका, हिमालय का वरदान कहा जाता है। सदाबहार नदियां हैं वो इसमें क्या है, लाई की जो मिट्टियां हैं इससे यह बना है। क्योंकि एक टाइम देखते हैं कि ये नदी है, ये समानतः जो नदियां हैं एक रास्ता नहीं है, रास्ता चेंज करती रहती है। तो यहाँ बह रही थी पहले, तो यहाँ पर क्या मिट्टी लाएगी, भाव होता जाएगा, लेकिन एक टाइम आया था कि मिट्टी यहाँ पर क्या इकट्ठी हो जाती है, धीरे धीरे क्या है, लेकिन फिर जो नदी है अपना रास्ता परिवर्तन करती है। तो ये मैदान, ये क्या क्षेत्र बना, ये कौन सा मैदान है, जो मिट्टी है, मिट्टी का क्षेत्र ये बना, इसे क्या मैदान कहा जाता है। इस प्रकार इस मैदान का निर्माण हुआ, इसलिए इसे हिमालय का वरदान कहा जाता है। अगर इस मैदानी भाग की अगर बात करते हैं तो यह भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। पूछ लिया जाता है कि निम्न में से भौतिक विभागों में कौन सा भौतिक जो भाग है सबसे उपजाऊ है, तो यह कौन सा आता है, मैदानी भाग है। यह भौतिक भाग भारत का सबसे उपजाऊ भाग है। यह भारत का किस प्रकार का है,
जो यह क्षेत्र बना है, यह क्षेत्र निर्मित हुआ है, मैदानी जो भाग है, यह भारत का सबसे किस प्रकार का है, उपजाऊ भाग है। तो इसे जो भारत का मैदानी भाग है, इसे कई भागों में डिवाइडेशन किया गया है, क्योंकि नदियां हैं, नदियों का संगम भी होता है, एक विशेष प्रकार की नदी भी बहती है और कई नदियां आपस में मिलती भी है। तो इसके आधार पर जो मैदानी भाग है, इसका विभाजन किया गया है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भौतिक जो भाग है, इसका विभाजन किया गया है। तो नदियां जो बहती है, इसे आधार पर इसका क्या है, विभाजन किया गया है। तो प्रश्न अगर बात करते हैं, चलते हैं भौतिक मैदानी भाग का विभाजन, इसके बाद चर्चा करते हैं जो मैदानी भाग हमारा बना है, इसका भौतिक विभाजन है। मैदान का भौतिक विभाजन, कौन सा भाजन, विभाजन, मैदान का भौतिक विभाजन, ये मैदान बना है, इसका भौतिक विभाजन किस आधार पर जो है किया गया है। तो विभिन्न नदियां हैं, नदियों के बहाव क्षेत्र के आधार पर इसका किया गया है। पहले अगर बात करते हैं पंजाब, पहला कौन सा आता है, पंजाब है। पंच प्लस आप तोड़ेंगे, हिंदी के मोस्टली जो पॉपुलर स्टूडेंट उनको पता है, पंच प्लस आप की अगर बात करते हैं तो दो नदियों का समूह, दो नदियों का समूह। आब का क्या अर्थ होता है कि दो नदियों का समूह है, और पंच है पांच नदियों, पंच प्लस आप है यानी पांच जो नदियां हैं उनका समूह है, पांच जो नदियां हैं इनकर मिलकर बनी है और एक ही है। इस प्रकार ये क्या, छह जो नदियां हैं एक विस्तृत रूप में बहती है, इसलिए पंजाब कहा जाता है, पानी पंजाब दरियाओं वाला, ठीक है। इस प्रकार कहते हैं कि पंजाब में कितनी है, मुख्य पॉपुलर की बात करते हैं पांच है। एक जो नदी है वो दो या तीन नदी है, वो पाकिस्तान की, पूर्णतः पाकिस्तान की नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्र इसका पंजाब में भी आता है। तो इस प्रकार ये बनाती है। तो कुल जो हमारी नदियां हैं मैदानी भाग की अगर बात करते हैं तो कुल नदियां कितनी हो जाएगी अपनी, पंजाब की कुल नदियां हैं अपनी 6, कुल जो अपनी क्या है नदियां हैं 6। ये दुआब बनाती है, ये क्या बनाती है, दुआब बनाती है, यानी दो दो नदियां मिलकर इस प्रकार ये दो नदियां मिलती है और एक क्षेत्र विस्तृत करती है, जिसे दुआब कहा जाता है। रचना है, ठीक है, रचना है, छज दुआब है, ठीक है, रचना है, छज है, बारी है, बिस्त है, इनके अलग अलग नाम दिए गए। इनकी भी क्या है, ट्रिक है, लेकिन पहले बेसिक से इनको पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं। इनकी बेसिक अगर बात करते हैं तो पहला कौन सा, नदियों की अगर बात करते हैं तो कौन सी नदियां जो 5 है वो कौन कौन सी है, सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास और सतलज है। पहली नदी की बात करते हैं सिंधु, पहली कौन सी है, सिंधु है, दूसरी झेलम है, तीसरी चिनाब है। सिंधु झेलम चिनाब रावी, सिंधु झेलम चिनाब रावी, व्यास, सतलज। सिंधु झेलम चिनाब व्यास और क्या है, सिंधु चिनाब व्यास और रावी और क्या सतलज से, इस प्रकार यह नदियां हैं। ये क्या है, नदियां हैं, ये आपस में मिलती है और क्या बनाती है, दुआब बनाती है। कौन से बनाती है, दो आब, यानी दो नदियों का समूह बनाती है। इसे निम्न नामों से जाना जाता है। तो जब सिंधु और झेलम बनती है, जब क्या सिंधु व झेलम जब नदियाँ बनती है, मोस्टली तो ये पार्ट कहाँ का है, नदियों का है, वहाँ जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक जो बातें हैं वो यहाँ हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ कौन कौन सा दुआब बनाती है। तो सिंधु और झेलम जब नदी बनती है, सिंधु और झेलम जब मिलती है तो इससे कौन सा दुआब बनता है, सिंध सागर है। सिंधु आ रही है, झेलम आ रही है, दोनों जब नदियां जहां पर मिलेगी तो वहां कौन सा दुआब बनता है, तो वहां पर अगर बात करते हैं तो क्या है, सिंध सागर है, सिंध सागर है। और झेलम और चिनावी की बात करते हैं, झेलम और चिनावी है तो छज दुआब है, छज है, बाद में बताएंगे, छज दुआब है। झेलम और चिनावी की बात करते हैं तो कौन सा बनाती है, छज दुआब है। तो इसकी ट्रिक है, लेकिन बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसे देखते हैं सिंपल तरीके से। इसकी अगर हम बात करते हैं चिनाव और रावी है तो ये कौन सा, रचना या रेतना दुआब बनाती है, रचना या रेचना कौन सा है, दुआब बनाएगी, ठीक है। दो आब, दो नदियों का दुआब, दो नदियों का समूह क्या है, दो आब है।
तो कौन सी आती है हमारी चनाब और रावी क्या बनाती है, रचना दोआब बनाती है। कौन सा है, रचना दोआब बनाती है। और इसके बाद क्या है, रावी और व्यास है, ठीक है, रावी और जो व्यास है ये नदियाँ मिलकर एक दोआब बनाती है, जिसे अगर हम बात करते हैं तो जिसे क्या कहा जाता है, जैसे पानी की बारी होती है उसी प्रकार क्या है, इसे बारी दोआब कहा जाता है। रावी और व्यास कौन सा बनाती है, बारी दोआब। बारी क्या है, दोआब है। कौन सी आती है, अगर हम बात करते हैं कि दो मोस्ट पॉपुलर नदियां हैं जो कौन सी है, रावी और व्यास है, ये कौन सा अगर बनाती है, रावी और व्यास की अगर बात करते हैं तो बारी दोआब है। व्यास और सतलज है, अंतिम की अगर बात करते हैं तो कौन सी है, व्यास और क्या है, सतलज नदी है, ये कौन सा बनाती है, तो ये अगर हम बात करते हैं तो बिस्त दोआब बनाती है। इसकी अगर बात करते हैं तो कौन सी आती है, बिस्त दोआब। बिस्त क्या है, दोआब है। अब इनसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा पूर्णतः भारत का है, कौन सा पूर्णतः पाकिस्तान का दोआब है। अगर हम बात करते हैं कि सिंध सागर और छज दोआब है, ये कहाँ पर है, ये पूर्णतः कौन से आते हैं, पाकिस्तान में है, पूर्णतः है पाकिस्तान में, पूर्णतः कौन से आते हैं, पाकिस्तान में है। कौन कौन से दोआब की अगर बात करते हैं तो पहला कौन सा आता है, सिंध सागर और छज दोआब है। सिंध सागर और कौन सा आता है, छज दोआब है। ये दोनों कहाँ पर है, पूर्णतः पाकिस्तान में। रचना और बारी जो दोआब है ये भारत व पाकिस्तान दोनों में है, भारत व कौन से आते, पाकिस्तान में है। तीसरा बिस्त दोआब की अगर हम बात करते हैं, कौन सी आती है, बिस्त तो दोआब है, यानी व्यास और सतलज जो नदियां हैं इसका अगर मुख्य बात करते हैं कि यह दोआब कहाँ पर है, तो पूर्णतः कौन सी है, भारत में है, पूर्णतः क्या है, भारत में स्थित है। पूर्णतः कौन से आते हैं, भारत में स्थित है। इस प्रकार ये नदियां हैं, 6 है, ये दोआब बनाती है। जो कौन से आते हैं, पंजाब का विस्तृत क्षेत्र है, पंजाब 5+8 2 नदियों का समूह है, पंजाब में 5 नदियां बहती है, इससे इसे पंजाब कहा गया है। तो सिंधु, झेलम है, और ये 6 नदियां हैं। पाकिस्तान से भारत में क्या है, पंजाब क्षेत्र में पाकिस्तान के लाहौर का क्षेत्र है, वहाँ से क्या है 6 नदियां हैं, दोआब बनाती है। सिंधु प्लस झेलम सिंध सागर बनाएगी, झेलम चनाब छज दोआब बनाएगी, चनाब और रावी रचना दोआब बनाएगी, रावी और व्यास बारी दोआब बनाएगी, और व्यास और सतलज क्या है, बिस्त दोआब बनाती है। ये पूर्णतः कौन सी है, भारत में है। वैसे अगर देखते हैं तो सिंध झेलम सिंध सागर बनाएगी, ठीक है। झेलम और चनाब है 6 तो झेलम आ जाएगा। चनाब और रावी है, रचना है, रह से रचना निकालेंगे। रावी और व्यास है तो कौन सा, वै से व्यास बारी दोआब निकालेंगे। और व्यास और सतलज की बात करते हैं तो कौन सा, बिस्त दोआब है, जो पूर्णतः भारत में स्थित है। इस प्रकार ये दोआब है, इनके बारे में ट्रिक है, चर्चा करेंगे। लेकिन अभी क्या बेसिक से पढ़ते हैं, जब कंप्लीट ये हो जाएगा हिमालय और ये क्या जब कंप्लीट हो जाएगा तो इनके चर्चा इसमें करेंगे। तो ये कौन कौन से आती हैं, ये हमारे क्या है क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में बनाए गए दोआब है। ये इसका क्या था, मैदानी भाग पढ़ रहे हैं तो ये नदियाँ बहती है, तो ये नदियाँ अपने साथ क्या है, मिट्टी लाती है, ठीक है, मिट्टी लाती है। इससे क्या है, मरुस्थल भी बनता है। मरुस्थल का जो पार्ट है वो भौतिक विभाग की अगर बात करते हैं, भौतिक विभाजन में मैदानी भाग का एक हिस्सा रखा गया है, तो कौन सा आता है, मरुस्थल है। तीसरा अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है, मरुस्थल है, इसी का हिस्सा है। अगला पॉइंट कौन सा आता है, मरुस्थल है। मरुस्थल एक क्षेत्र है, यानी नदियां जब बहती है तो अपने साथ मिट्टी लाती है। मिट्टियां जब एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो उसके बाद में धीरे धीरे पानी सूखने लगता है। तो पानी सूखने के कारण जो इसका क्षेत्र है उसमें क्या होती है, जो पानी सूखने के बाद मिट्टी हो एकत्रित हो जाती है और क्या मरुस्थल का रूप धारण करती है। तो पहला कौन सा, नदियां, पंजाब जो नदियां हैं इस प्रकार दोआब बनाएंगी। दूसरा मैदानी भाग में क्या है, मरुस्थल भी दिखेंगे। एक तो नदियां दिखाई देगी, मैदानी जो भाग है इसमें एक तो नदियां दिखती हैं, और एक क्या मरुस्थल इस प्रकार धारीनुमा संरचना के अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, इस प्रकार के चुके मरुस्थल देखने को मिलते हैं। तो पहला हमने पढ़ा था कि नदियां हैं जो इसमें मैदानी भाग में बहेगी, दूसरा मरुस्थल भी इसमें देखने को मिलते हैं। मरुस्थल की अगर बात करते हैं तो इसका विस्तार कहाँ पर है, इसका राजस्थान है, पंजाब है, राजस्थान में भी मरुस्थल, राजस्थान में तो है ही, अपने जो राजस्थान है उसमें मरुस्थल है, अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। दूसरा पंजाब में भी है, हरियाणा में भी, और क्या गुजरात में। मरुस्थल की अगर बात करते हैं तो ये कौन से आते हैं, राजस्थान, पंजाब, और क्या है, गुजरात है। पंजाब, हरियाणा,
राजस्थान और गुजरात का जो विस्तृत भाग क्षेत्र का है उसे मरुस्थल क्षेत्र है। इनका वहाँ पर क्या है, विस्तार है, उनका क्या है, वहाँ पर विस्तार किया हुआ है। राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा और क्या है, गुजरात में है। यहाँ एक क्या है, मिट्टीनुमा संरचना है जो अलग अलग संरचनाओं में अलग अलग आकृति की है, इसलिए इन्हें मरुस्थल कहा जाता है। जो क्यों, मिट्टी जो क्या नदियाँ हैं वो अपने साथ मिट्टी लाती है और एक संरचना धारण करती है, जिसे मरुस्थल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, मरुस्थल। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में देखने को मिलता है। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो मैदानी भाग में एक क्षेत्र कौन सा होता है, ये दूसरा था मरुस्थल है। पहला हमारा जलीय के साथ दोआब बनाए थे, पंजाब हिमालय की अगर बात करते हैं उस क्षेत्र में दोआब बनाए थे, दूसरा मरुस्थल है। तीसरे की अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है, कंकड़ पत्थर भूमि है। नदियाँ जब जाती है, नदियाँ जब बहती है तो ऐसा तो है नहीं मिट्टी मिट्टी ले जाएगी, उसमें कंकड़ पत्थर भी होंगे। कंकड़ जो पत्थर होते हैं तो उनके क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। कंकड़ पत्थर जो ले जाती है इसके क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भाबर है। नदियाँ जब बहती है तो अपने पानी के भाव क्षेत्र के साथ कुछ कंकड़ पत्थरों को भी बहा कर ले आती है, इसको हम क्या कहते हैं, भाबर कहा जाते हैं। ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं तो मैदानों का वह भाग, मैदानों का वह हिस्सा जिसका निर्माण कंकड़ पत्थर से हुआ है उसे भाबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि भाबर कौन सा क्षेत्र है, नदियों द्वारा निर्मित वह भाग या वह क्षेत्र, नदियों द्वारा निर्मित वह मैदानी भाग का, ऐसा लिखिए, निर्मित मैदानी भाग का वह क्षेत्र जहां, वह क्षेत्र जिसका निर्माण कंकड़ पत्थर से हुआ है, कंकड़ पत्थर से हुआ है, उसे क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। यहाँ पर कई बार तो नदियाँ क्या विलुप्त हो जाती है, ऐसे आगे जो क्या चलती हुई प्रतीत नहीं देती है। एक क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है। एक क्षेत्र कौन सा होता है, मैदानी भाग की अगर बात करते हैं तो चौथा क्षेत्र कौन सा, तराई है। तराई क्षेत्र कौन सी में आएगा, मैदानी भाग में आता है। कई बार नदियाँ लगातार बहती है तो उसमें क्या दलदली भूमि वहाँ उत्पन्न हो जाती है, तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तराई क्षेत्र कहा जाता है। इसकी अगर बात करते हैं कि जो क्या है, नदियाँ जो होती है यानी भाबर से निकलकर आगे की तरफ बहती है तो एक दलदली नुमा संरचना भूमि का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है। तो इसमें मुख्यतः लिख सकते हैं दलदली क्षेत्र है। मैदानी भाग में वह क्षेत्र जिसमें नदियां लगातार बहने के कारण, यानी भाबर से निकलेगी उसके आगे, ये भाबर क्षेत्र है, कंकड़ पत्थर का क्षेत्र है, इससे नदियां आगे की ओर विस्तृत होती है। यहाँ पर कौन सा क्षेत्र बनता है, तराई है, यानी दलदली भूमि बनेगी, कायनुमा संरचना बनती है। तो यहाँ पर जो संरचना बनती है इसे तराई कहा जाता है। इसमें दलदली भूमि होती है, इसमें क्या कहा जाता है, इसे दलदली भूमि है। ये हम किसके भाग पढ़ रहे हैं, मैदानी भाग है। जो मैदानी भाग विस्तृत है दूसरा है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब एक होता है खादर है। खादर कौन सा आता है, उपजाऊ भाग है। यहाँ पर लिख लेते हैं खादर है। नदियों के द्वारा एक क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। अपने साथ नदियां जब बहती है तो अपने साथ क्या उपजाऊ कुछ जो तत्व है वो भी लाती है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, इस प्रकार के तत्व साथ में बहा कर ले जाती है, जिसके द्वारा जो क्या है भूमि जो है उपजाऊ होती है। और यहाँ का अपने हम जो क्या है अपने योग्य खाने योग्य जो वस्तुएं हैं उनको क्या है उपजाते हैं और हमें वहाँ प्राप्त होती है। ठीक है। तो इसके द्वारा क्या है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, इसके बात करते हैं। ये जो खादर क्षेत्र है इसमें क्या है, एक मिट्टी होती है, कम मिट्टी होती है जिसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को साथ में लेकर आती है। ठीक है। तो खादर क्षेत्र के निर्माण की बात करते हैं तो यह खादर क्षेत्र की बात करते हैं, यह जलोढ़ मिट्टी द्वारा मिट्टी लेकर आती है। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, यानी कम की मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित क्षेत्र है जो उपजाऊ है। जलोढ़ मिट्टी है, कमकमी क्षेत्र, किसी के खेत के देखते हैं तो अपने क्या इस क्षेत्र की बात करते हैं, कमकमी या जलोढ़ मिट्टी है तो यहाँ पर क्या है उपजाऊ भूमि ज़्यादा है। रेगिस्तान में चले जाएंगे, जैसे ही हम इधर एंट्री करते हैं राजस्थान की अगर बात करते हैं तो थोड़ी दूर यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर क्या टिब्बे देखने को मिलती है आसपास के क्षेत्र में। तो यहाँ पर क्या है भूमि अगर कमकमी या जलोढ़ नहीं है, यानी किस प्रकार की मोटी भूमि है, तो यहाँ पर ज़्यादा क्या है फसलें नहीं होती है, अनउपजाऊ भूमि होती है। यहाँ पर केवल बरसात पर डिपेंड रहना पड़ता है। जब कभी बरसात होती है तब इनको क्या है जो उपजाऊ भूमि के रूप में देखा जा सकता, अन्यथा नहीं। इसके बाद की बात करते हैं बांगर क्षेत्र है। ठीक है। छठा कौन सा आता है, बांगर क्षेत्र है। बांगर क्षेत्र
जिसे अनउपजाऊ भूमि कहा जाता है। अनउपजाऊ भूमि है, यानी जिस क्षेत्र में हम भूमि से किसी भी प्रकार की पैदावार नहीं ले सकते हैं उसे अनउपजाऊ कहा जाता है और इसे बांगर नाम दिया गया है। ठीक है, तो मैदानों का यह हिस्सा है जिसका निर्माण प्राचीन समय में किससे, वही नदियों से हुआ था। नदियों से निर्माण हुआ था, इन सभी का क्या है, नदियों से निर्माण होता है। जो ठीक है, प्राचीन समय में जो क्या है जलोढ़ मिट्टी इनके साथ भाकर लाई गई थी, लेकिन प्राचीन समय में ये क्या था, उपजाऊ था, उपजाऊ मिट्टी थी, इसका जलोढ़ था वो प्राचीन समय में क्या है, उपजाऊ थी। लेकिन वर्तमान की अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र में क्या है, किसी भी प्रकार का पानी नहीं आता है, बाढ़ का भी पानी इस क्षेत्र में नहीं पहुंचता है। तो इसलिए क्या है, ये भूमि किस प्रकार की होगी है, इसकी अगर बात करते हैं तो बांगर है। ये भूमि किस प्रकार की होगी है, बांगर भूमि है। तो ये हमारा कौन सा था, अगर हम बात करते हैं कि भारत के भौतिक विभाजन का दूसरा हिस्सा है जो किस प्रकार का है, मैदानी है। किस प्रकार का है, मैदानी जो क्षेत्र है, इसके बारे में हमने चर्चा की कि मैदानी भाग है, मैदानी का भौतिक विभाजन है, मैदानी भाग का भौतिक विभाजन है। पहला हमने पंजाब पढ़ा था, पंजाब पंच प्लस आप 2 नदियों का समूह है। इसमें 6 नदियां बहती है, झेलम है, चिनाव, रावी, सतलज, झेलम, चिनावी, रावी, व्यास और क्या सतलज है। इस प्रकार हमने सिंधु, झेलम, चिनावी, रावी, व्यास और सतलज है, इस प्रकार नदियां हैं। ये दोआब बनाती है, ये क्या है, दोआब बनाती है। सिंधु प्लस झेलम की अगर बात करते हैं तो कौन सा बनाती है, सिंधु। पहला अगर बात करते हैं कि पहली जो नदी बहती है, पहली कौन सी नदी, सिंधु प्लस कौन सी थी, पहली नदी की अगर बात करते हैं कि सिंध सागर दोआब बनाया था, कौन सी थी, सिंधु प्लस कौन सी थी, सिंधु के साथ कौन सी, झेलम नदी आई थी, तो सिंध बनाया था। झेलम प्लस चिनाव की बात करें, जय यानी क्या है, कौन सा बना था, छज दोआब बना था। सिंधु झेलम है, सिंधु झेलम कौन सा था, सिंधु और क्या झेलम की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 नदियां जब मिली थी तो इनसे कौन सा सिंध सागर बना था। और झेलम और चिनाव की अगर बात करते हैं तो झेलम और चिनावी से कौन सा छज बना था, चिनाव और कौन से, चिनाव के बाद में कौन सी आती है, अगली जो नदी है चिनावी और कौन सी थी, चिनावी और रावी थी, ये रेचना दोआब बनाई थी। ठीक है, और रावी के बाद में कौन सी नदी आई थी, रावी की अगर हम बात करते हैं तो रावी से अगली जो नदी आई थी वो हमारी कौन सी थी, व्यास थी, जो बारी दोआब बनाई थी। और व्यास और सतलज की अगर बात करते हैं तो विस्त दोआब बनाया था, ये हमने उसके दोआब देखे थे। इसके बाद की अगर बात करते हैं कि नदी जब आगे की ओर बहती है तो अपनी संरचनाएं बदल लेती है, अपना जो आकार जब भाव क्षेत्र है उसको चेंज कर लेती है, तो इससे क्या मरुस्थल बने थे, जो क्या है, जो पाकिस्तान है, भारत, जो पाकिस्तान में, भारत में ज़्यादा मरुस्थल देखने को मिलते हैं। लेकिन भारत की अगर बात करते हैं, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है और पंजाब है, इस क्षेत्र में मरुस्थल विस्तृत है। इसके बाद जो नदी बहती है वो विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है, जिसे भाबर कहा जाता है। एक है भाबर है, नदियाँ जब बहती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर ले आती है, जब कंकड़ पत्थर एक जगह निश्चित बन जाते हैं, एक जगह एक आकृति ग्रहण कर लेते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, भाबर भूमि कहा जाता है। इसके अगर जब भाबर से आगे निकलते हैं तो एक दलदली भूमि है जिसे तराई का नाम दिया गया है, यानी वहाँ पर पानी पड़ाता है, सेल की जो आकृति है वहाँ पर बनती है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था कि कौन सा था, खादर है, ये कौन सा, उपजाऊ क्षेत्र है। खादर की अगर बात की तो कौन सा उपजाऊ क्षेत्र है, मिट्टियां अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है, नदियां अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के जो उपजाऊ पौधे हैं यानी खाने की वस्तुएं वो उगाते हैं, ये मिट्टी काम में आती है। इसके बाद अनुपजाऊ है, अनुपजाऊ क्या कहा जाता है, बांगर भूमि कहा जाता है। यानी प्राचीन समय में यह भूमि क्या थी, उपजाऊ थी, क्योंकि प्राचीन समय नदियां अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती थी। लेकिन वर्तमान की अगर बात करते हैं, यह संरचना इतनी ऊपर हो गई है कि यहाँ पर क्या आज बाढ़ का भी पानी नहीं पहुंच रहा है, इसलिए यह भूमि किस प्रकार की अनुपजाऊ हो गई है, जिसे बांगर कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, बांगर या बांगर कहते हैं। इस प्रकार ये भारत का हमारा दूसरा जो पॉइंट है, भौतिक विभाजन है, वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम तीसरा जो क्या है बात करते हैं कि पठारी जो क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय जो पठार है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ें। थैंक यू।